नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बिहार इलेक्शन 2020, भागलपुर के चुनावी मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने की अपील, कहा त्योहारों पर अधिक से अधिक लोकल सामान ही खरीदें। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के भागलपुर में चुनावी सभा के दौरान लोगों से खास अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि त्योहारों का सीजन है, इसलिए जो भी खरीदारी आप करेंगे अधिक से अधिक लोकल खरीदिए। हमारे मिट्टी के हस्तशिल्पियों, दूसरे शिल्पियों के बनाए बर्तन, दिए, खिलौने जरूर खरीदिए। हम मिलकर कोशिश करेंगे तो बिहार भी आत्मनिर्भर होगा, भारत भी आत्मनिर्भर होगा। उन्होंने कहा कि बिहार आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर बिहार में विरोध और अवरोध को जरा भी मौका मिला तो बिहार की गति और प्रगति दोनों धीमी पड़ जाएगी। इसलिए नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम और वीआईपी के गठबंधन यानी कि एनडीए को एक एक वोट पड़ना ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। महबूबा मुफ्ती का विरोधी बयान, कहा जब तक हमारा झंडा वापस नहीं होता तिरंगा नहीं उठाएंगे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने देशद्रोही बयान देते हुए कहा है कि जब तक हमारा झंडा वापस नहीं मिल जाता हम दूसरा झंडा नहीं उठाएंगे। दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर का राज्य ध्वज लगाया। और गौर करने वाली बात तो दोस्तों यह है कि यह झंडा धारा 370 हटाए जाने से पहले राज्य इस्तेमाल कर रहा था। दोस्तों संवाददाताओं को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार हमारे हक यानी कि 370 को वापस नहीं कर देती तब तक मुझे कोई भी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने तक मेरा संघर्ष खत्म नहीं होगा। दोस्तों प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए पीडीपी प्रमुख ने कहा कि वोट मांगने के लिए उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वह कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, हमने धारा 370 को निरस्त कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि हम मुफ्त में टीके देंगे। आज प्रधानमंत्री ने वोट के लिए धारा 370 की बात की। यह सरकार इस देश के मुद्दों को हल करने में विफल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ताइवान के विदेश मंत्री के इंटरव्यू पर बौखलाया चीन, दूतावास ने चेलन को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, ताइवान के साथ जारी तनाव के बीच चीनी दूतावास ने शुक्रवार को ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू के इंटरव्यू का विरोध किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में जी न्यूज के सहयोगी चैनल वियोन की कार्यकारी संपादक पालकी शर्मा ने जोसेफ वू का इंटरव्यू लिया था, जिसके बाद चीनी दूतावास ने चैनल को पत्र लिखा और इसे एक रूप से एक चीन सिद्धांत का उल्लंघन बताया। यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब चीनी दूतावास ने ऐसा करने की कोशिश की है। इससे पहले भी 10 अक्टूबर को ताइवान के राष्ट्रीय दिवस से पहले दिल्ली स्थित चीनी मिशन ने भारतीय मीडिया को पत्र लिखा था और उनसे ताइवान को राष्ट्र के रूप में संदर्भित नहीं करने का आह्वान किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। दिल्ली में खतरनाक स्थिति में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, कई इलाकों में सांस लेना हुआ मुश्किल। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण के कारण कई इलाकों में लोगों का दम घुटने लगा है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सबसे खराब स्थिति अलीपुर इलाके में है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI आज गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। दोस्तों दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के आंकड़ों के अनुसार अलीपुर इलाके में PM 2.5 का स्तर 442 तक पहुंच गया। वहीं प्रदूषण के हॉटस्पॉट्स में से एक आनंद विहार में PM 2.5 का स्तर 392 तक जा पहुंचा। दोस्तों पंजाबी बाग में PM 2.5 का लेवल 364 तो मंदिर मार्ग पर 344 है, जो कि बेहद खराब स्थिति में आते हैं। दोस्तों हवा की गुणवत्ता अगर 0 से 50 के बीच रहती है तो इसे अच्छी मानी जाती है। वहीं 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम मानी जाती है, लेकिन यह 200 से ऊपर पहुंच जाए तो यह खराब की स्थिति में आ जाती है। 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर स्थिति हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर आरोप, कहा नोटबंदी से गरीबों का पैसा अमीरों की जेब में पहुंचाया है मोदी जी ने। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल RJD के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के
नवादा जिले के हिसुआ में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने चीन के साथ झड़प में शहीद हुए बिहार के सैनिकों और नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने रोजगार को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी से किसी गरीब को क्या मिला? आप धूप बारिश में खड़े रहे, आपका क्या फायदा हुआ? आपका पैसा कहां गया? केवल अमीर लोगों की जेब के अंदर। क्या अडानी जी बैंक के सामने खड़े थे? क्या अंबानी बैंक के सामने खड़े थे? साथ ही दोस्तों, चाइना के साथ सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने कहा कि जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बदल दिए हैं एटीएम से कैश विड्रॉल के नियम। जी हां दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एटीएम से कैश विड्रॉल के नियमों में परिवर्तन कर दिया है। बैंक ने इन नियमों को 18 सितंबर से लागू किया था, जिसके बारे में दोबारा से ट्वीट करके आगाह किया गया है। दोस्तों, फेस्टिवल सीजन के चलते ज्यादातर लोग बैंक के एटीएम से कैश निकासी कर रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों को जानकारी देने के लिए बैंक ने इन लागू हो चुके नियमों के बारे में एक बार फिर से सचेत किया है। दोस्तों, बैंक के सभी एटीएम पर किसी भी समय 10,000 रुपए से अधिक की निकासी ओटीपी के जरिए ही होगी, जो ग्राहक के एटीएम कार्ड से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। बैंक ने इसी साल जनवरी में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के दौरान ग्राहकों को यह सुविधा दी थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि अनाधिकृत लेनदेन की संख्या को कम करने के लिए ओटीपी वेरीफाइड एटीएम ट्रांजैक्शंस की शुरुआत की गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इस महामारी वैक्सीन को लेकर आई अच्छी खबर। स्वदेशी टीके को मिली तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत की स्वदेशी वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है। ड्रग नियामक संस्था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने भारत बायोटेक की इस महामारी वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने भारतीय जैव चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से बनाया है। दोस्तों, हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता ने 2 अक्टूबर को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI को आवेदन दिया था और तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति मांगी थी। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार भारत बायोटेक ने पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के डाटा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के पास जमा किया था। डाटा का आकलन करने के बाद विशेषज्ञों के पैनल ने तीसरे चरण के ट्रायल के लिए अनुमति देने की सिफारिश की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चौतरफा दबाव से बौखलाया चीन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, चीन के खिलाफ दुनिया में तेजी से माहौल बन रहा है। भारत से सीमा विवाद और इस महामारी के चलते कई देश बीजिंग के मुकाबले के लिए एक साथ आ गए हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ ने चीन की नींद उड़ा दी है। वह अपना डर छिपाने के लिए बयानबाजी का सहारा ले रहा है। दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को धमकी भरे अंदाज में कहा कि यदि चीन के सुरक्षा हितों और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। दोस्तों, जिनपिंग ने अप्रत्यक्ष तौर पर भारत और अमेरिका को निशाना बनाते हुए कहा कि चीन न तो आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करेगा और न ही विस्तारवाद को बढ़ावा देगा, लेकिन यदि चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की अनदेखी की जाती है तो उन्हें किसी तरह प्रभावित किया जाता है तो फिर हम खामोश नहीं बैठेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत का पाकिस्तान पर करारा प्रहार, आज FATF में ब्लैकलिस्ट कराने की पूरी है तैयारी। जी हां दोस्तों, आतंकवाद के प्रसार के लिए मुहैया कराए जाने वाले धन की निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF द्वारा पाकिस्तान की ग्रेडिंग पर आज आने वाले फैसले से पहले ही भारत ने गंभीर सवाल उठाए हैं। भारत ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, बल्कि वह आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान की हरकतें किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अभी तक किसी भी आतंकवादी संस्थान या फिर आतंकवादी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इनमें UNSC द्वारा घोषित मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, जाकिर उर रहमान लखवी जैसे खूंखार आतंकवादी शामिल हैं।
इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों फिलहाल बात करें इस महामारी की भारत में स्थिति की, तो दोस्तों भारत में इस महामारी के अब तक 78 लाख संक्रमित लोग सामने आ चुके हैं। दोस्तों इनमें से 1,17,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। साथ ही दोस्तों भारत में एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या भारत में 7 लाख से नीचे आ गई है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 16,25,000 से कहीं ज्यादा संक्रमित है। उसके बाद में दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। तो दोस्तों बात की जाए पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 4,17,13,000 को पार कर गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा 11,37,000 को पार कर गया है। दोस्तों पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां पर 84,55,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 2,23,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 53 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, अर्जेंटीना, स्पेन, फ्रांस, कोलंबिया, पेरू, मेक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ईरान, चिली, इटली, इराक आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बच्चे को निकालने की धमकी पड़ी भारी, स्कूल के खिलाफ पीएमओ ने दिए जांच के आदेश। जी हां दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद में एक प्राइवेट स्कूल का अभिभावक को धमकी देना भारी पड़ गया। दोस्तों अभिभावकों की शिकायत पर एक्शन लेते हुए मॉडर्न डीपीएस फरीदाबाद के खिलाफ पीएमओ ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने एचसीएच ऑफिसर दिनेश यादव को जांच अधिकारी बनाकर तय समय में एक्शन टेकन रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। दोस्तों कुछ दिन पहले मॉडर्न डीपीएस के डायरेक्टर यूएस वर्मा द्वारा अपने अभिभावकों को धमकी देने का एक वीडियो अभिभावक एकता मंच ने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया था, जिसके बाद इस ट्वीट पर संज्ञान लेते हुए पीएमओ ने वीडियो की जांच करने और स्कूल के खिलाफ एक्शन लेने के लिए हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था। दोस्तों अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा और जिला सचिव डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि 3 दिन पहले एक अभिभावक ने मॉडर्न डीपीएस स्कूल में मांगी जा रही ट्रांसफर्ड फीस, एनुअल चार्ज व बढ़ाई गई ट्यूशन फीस देने का विरोध किया था, जिस पर वहां के डायरेक्टर ने अभिभावक को सजा देने की धमकी दी और बड़ी फीस लेने के पक्ष में तर्क दिए। इसके साथ ही फीस जमा न करने पर बच्चे को स्कूल से निकालने की धमकी भी दे डाली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तुर्की ने पाकिस्तान से कहा कश्मीर में बढ़ाओ आतंकवाद, शुरू की हथियारों की सप्लाई भी। जी हां दोस्तों, तुर्की अब खुलकर कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन के बाद अब तुर्की ने भी पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। साथ ही पाकिस्तान को हर मुद्दे पर समर्थन दे रहा है। तुर्की अब उसे हथियार के साथ साथ पैसों से भी मदद कर रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान तुर्की से पेमीटर सर्विलांस रडार सिस्टम लेने जा रहा है। रेटिनोर PTRX पेमीटर सर्विलांस रडार सिस्टम की खास बात यह है कि यह पोर्टेबल है, यानी कि इस सिस्टम को 2 लोग आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और इसे चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होती है। यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से बड़े इलाके को स्कैन कर सकती है। इसके इस्तेमाल से लगातार दूरबीनों और कैमरों की मदद से निगरानी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों बात करें बीते 24 घंटों की, तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान चेन्नई समेत तमिलनाडु के उत्तरी तटीय भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल और असम के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई है। कोंकण, गोवा, कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी आंतरिक भागों तथा पूर्वोत्तर भारत के बाकी भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड, राजधानी
राजधानी दिल्ली में भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या फिर हल्की वर्षा देखने को मिली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान की। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, दक्षिणी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इन हवाओं में तूफानी हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक व तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने की कीमत में आया उछाल, चांदी लगातार तीसरे दिन गिरी। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन में एक बार फिर सोने की कीमत में उछाल आ गया है, जबकि चांदी की कीमत में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई है। दोस्तों आज 22 कैरेट सोने की कीमत 50,110 रुपये प्रति 10 ग्राम रही, तो वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 51,110 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है। जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत घटकर 62,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जारी हुए पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी आम जनता को राहत मिली है। भारतीय तेल कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। दोस्तों यह लगातार 21वां दिन है जब ईंधन का भाव जस के तस बना हुआ है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इन दिनों कोई खास उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है। इसी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। दोस्तों बात की जाए दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 70 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगी प्याज पर लगाम लगाने को सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब बाजार में ऐसे बिकेगी प्याज। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती प्याज की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज पर स्टॉक लिमिट नियम लागू कर दिया है। थोक विक्रेता अब सिर्फ 25 मैट्रिक टन प्याज स्टॉक रख सकेगा, जबकि खुदरा व्यापारी मात्र 2 मैट्रिक टन प्याज का स्टॉक कर सकेगा। यही नहीं दोस्तों, बाजारों में प्याज की आवक बढ़ाने के लिए एमएमटीसी 10,000 मैट्रिक टन प्याज आयात के लिए टेंडर जारी करेगा। निजी कंपनियों के अलावा एमएमटीसी रेड प्याज का आयात करेगा। देश के कई शहरों में प्याज की कीमतें 100 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है। दोस्तों बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए प्याज की स्टॉक लिमिट तय की गई है। स्टॉक लिमिट से अधिक प्याज रखने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। नेफेड ने अभी तक 42,000 टन प्याज बेचा है, जबकि नेफेड के पास 20 से 25,000 टन का स्टॉक बचा हुआ है। नेफेड ने इस साल 98,000 टन का स्टॉक बनाया था। एमएमटीसी कल प्याज आयात के लिए टेंडर भी जारी करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जाकिर नाइक ने कहा पैगंबर मोहम्मद की आलोचना करने वाले भारतीयों को जेल में डालो। जी हां दोस्तों, भारत में नफरत फैलाने के आरोप का सामना कर रहे भगोड़े इस्लामिक धर्म गुरु प्रचारक जाकिर नाइक ने एक बार फिर से जहरीला बयान दिया है। जाकिर नाइक ने मुस्लिम देशों का आह्वान किया कि वे पैगंबर मोहम्मद की आलोचना करने वाले भारत के गैर मुस्लिमों को उनके देश में आने पर जेल में डाल दें। उसने कहा कि पैगंबर की आलोचना करने वाले ज्यादातर लोग बीजेपी के भक्त हैं। दोस्तों जाकिर नाइक ने सऊदी अरब, इंडोनेशिया समेत मुस्लिम देशों का आह्वान किया कि वे इस तरह के भारतीय लोगों का एक डेटाबेस बनाए ताकि वे जब इस्लामिक देशों की यात्रा करें तो उन्हें अरेस्ट किया जा सके। उसने कहा कि इस्लामिक देश गैर मुस्लिम भारतीयों के सभी नकारात्मक टिप्पणियों और गालियों का एक डेटाबेस बनाए और उसे कंप्यूटर में सेव करके रखे ताकि जब भी वह यहाँ आए उनको पकड़कर जेल में ठूंस दिया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टू व्हीलर्स पर इस दिवाली मिल रहा है बम्पर डिस्काउंट, 11,000 रुपए तक का होगा फायदा। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन में टू व्हीलर कंपनियों ने ऑफर्स की बरसात कर दी है। टू व्हीलर की खरीद पर आपको 11,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। अगर आप भी इस दिवाली कोई टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आप निजी शोरूम पर जाकर 11,000 रुपए तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। दोस्तों इनमें होंडा कंपनी, बजाज कंपनी के अलावा यामा कंपनी भी डिस्काउंट दे रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को पड़ा दिल का दौरा।
जी हाँ दोस्तों, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को गुरुवार देर रात दिल का दौरा पड़ा। कपिल देव को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। दोस्तों, कपिल देव की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और वह खतरे से बाहर है। कपिल देव की खबर सुनकर क्रिकेट जगत हैरान है और सभी लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति कौन से देश की है? जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति कौन से देश की मानी जाती है? अगर दोस्तों आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।